जी टीवी में मुजाहिद बिल्ली आपको खुशामदीद कहता है। और एक ऐसे वक्त में मुल्क जब शदीद सियासी बहरान का शिकार है, दहशत गर्दी का शिकार है और हमारे रिवायती दुश्मन हम पर हमलावर हैं, बदकिस्मती से इलेक्शन होने के बाद भी पाकिस्तानी सियासत जिस तरीके माजी में प्रो भुट्टो और एंटी भुट्टो में तकसीम हो गई थी, फिर प्रो नवाज शरीफ, प्रो शरीफ और एंटी शरीफ में हो गई थी, इस वक्त ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तानी सियासत प्रो बानी तहरीक इमरान खान और एंटी तहरीक में हो गई है। बहरहाल उन्हें अडियाला जेल में कैद हैं, इस बात का मौका मिलता है, वो एक बयान देते हैं, लेकिन फिर उसके रद्द-ए-अमल में हम ये देखते हैं कि पूरी हुकूमत भी आ जाती है। आज भी मैंने कहा ना उनको पर, क्योंकि 200 केसेस चल रहे हैं इसलिए हर दूसरे दिन पेशी होती है। आज जब पेशी हुई तो जनरल ऐसा लगता है कि पूरी सियासत का महवर, न यहाँ बिजली मसला है, न यहाँ गुरबत मसला है, यहाँ तालीम मसला है, जनरल फैज़ हमीद पर ट्रायल ही सबसे बड़ा मसला है। बानी तारीक ने एक बार फिर ये कहा, पहले तो अपना असासा भी कहते रहे और फिर ये कहना था कि उन पर ओपन ट्रायल होना चाहिए। उनका ये कहना था कि मिलिट्री कोर्ट में मुकदमा चला तो इससे पाकिस्तान का इमेज ख़राब होगा और ये लोकल मसला है, नेशनल सिक्योरिटी का नहीं है। अता तारा साहब ने तो जवाब दिया ही, लेकिन फिर सिक्योरिटी इदारों की तरफ से भी आया कि हम चाहे ओपन ट्रायल करें या मिलिट्री कोर्ट में चलाएं, ये हमारा मसला है, उनका नहीं होना चाहिए और वो तसल्ली रखें इस बात पर। और मैंने कहा जैसा कि तारा साहब ने तो फिर बड़े जिस तरीके से उनका तर्जुमान है अपनी गवर्नमेंट का मौक़िफ़ रखा। हमारे साथ एहसान अफजल साहब हैं, कोऑर्डिनेटर हैं, मुशीर हैं वज़ीर आज़म के, मेरी राना साहब के से रही है फैसलाबाद में, इनका सियासी घराना हमेशा महवर मरकज़ रहा है। शुक्रिया राना साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। तो मैं ये जो देख रहा था कि जनरल जज ऐसा लग रहा है कि 2 हफ्ते से ना यहाँ बिजली मसला है, ना यहाँ टेररिज्म मसला है। फैज़ हमीद, खैर एक कसूर कुछ हमारे मीडिया का भी है। आप क्यों समझते हैं कि सियासत जो है प्रो इमरान खान या एंटी इमरान खान इस पर आ गई है राना साहब? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, हुकूमत का तो बारहा फोकस जो है वो मईशत पे है और महंगाई के ऊपर है, IMF के मुआहदे पे है, स्टेबलाइजेशन के ऊपर है, रिफॉर्म के ऊपर है। लेकिन क्योंकि आजकल ये भी आइटम जो है वो बहुत ज़्यादा चल रहा है, बहुत बड़ी खबर है कि DGI पाकिस्तान के जो हैं साबका, उनका जो है मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो रहा है, तो ये ज़ेरे बहस है। लेकिन हुकूमत अपनी जिम्मेदारियों से गाफिल बिल्कुल भी नहीं है, वो उनकी तवज्जो उस तरफ है और रहेगी। लेकिन देखें, मसला ये है कि खान साहब जब अदारों को ज़ेरे निशाना लेके आते हैं, उनकी जो जमात की जो है सोशल मीडिया के ऊपर जो उनका एक किरदार है, उसकी वजह से फिर जो हालिया तारीख में जो वाक़यात हुए हैं, चाहे वो 9 मई हो, चाहे वो ज़मान पार्क में पेट्रोल बम हो, या उससे पहले भी जिस तर्ज पे वो साइफर का आप कह लें, या उनकी जो सियासत जो कि मुझे कोई मर्डर करना चाहते हैं और मैंने वीडियो रिकॉर्ड करा ली है, तो वो सनसनी वो फैलाना चाहते हैं और सनसनी वो फैलाते हैं और फिर वो डिस्कस होती है। और मेरे ख्याल से हमें इस सनसनी की ज़रूरत नहीं है, हमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, हमें माशी स्टेबिलिटी की ज़रूरत है और हुकूमत का फोकस उसी तरफ नहीं। लेकिन राना साहब, अगर यानी इलेक्टेड गवर्नमेंट मौजूद है, आपकी गवर्नमेंट मौजूद है, 9 मई का वाक़या सानिया मैं कहूँगा, लेकिन ये तो हकीकत है ना कि 12 इसकी चाहे ज़िम्मेदार अदालतें हों, लोग तो हुकूमत को कहेंगे कि 15 माह बाद भी आप लोग सैकड़ों लोगों के केसेस मिलिट्री कोर्ट में चल रहे हैं, आपकी वहाँ औरतों भी चल रहे हैं, तो आपने सेटल तो नहीं किया ना। आज तक 9 मई के साने वाक़े के ऊपर न ट्रिब्यूनल बैठा, न किसी अदालत ने फैसला दिया। फिर आप अगर इलेक्टेड गवर्नमेंट होते हुए मिलिट्री कोर्ट में ये केस चलाएंगे तो सॉरी टू से ये आपकी हुकूमत के लिए कोई अच्छा, मैं बहुत ही मोहतात लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ कि बाइस शर्म वगैरह तो नहीं लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, इलेक्टेड गवर्नमेंट के होते हुए और वो भी आपकी गवर्नमेंट जिसने बड़े आप लोगों ने बड़ी सेक्रीफाइस दी है, मिलिट्री कोर्ट के ज़रिए अगर आप फैसले करवाएंगे तो फिर सॉरी टू से फिर आपके जमहूरी जो है रोल पर भी सवाल उठेंगे। देखिए, अगर मिलिट्री कोर्ट में किसी का ट्रायल होगा तो वो आर्मी एक्ट के तहत होगा और आर्मी एक्ट बड़ा क्लियर है कि अगर कोई फौजी तंसीबात के ऊपर हमला आवर होता है या
या उस हमले की प्लानिंग, अबेटमेंट या एग्जीक्यूशन में है, तो तभी ये एक बड़ी एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है आर्मी एक्ट के तहत किसी भी आदमी का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होने का, सिविलियन की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये हर एक पे तो लागू नहीं होती, और ये आर्मी एक्ट और कानून और आइन के मुताबिक ही अगर हुआ ऐसा तो होगा, लेकिन अभी तो वो हम वहां तक नहीं पहुंचे। बहरहाल बात यह है कि फौजी तनसीबात के ऊपर क्यों कोई सिविलियन हमला आवर होगा, फौजी तनसीबात की ये भी तो साबित नहीं हुआ। मैं देखें, मैं इसलिए कि मैं आपसे कह रहा हूँ ये कि ठीक है आपका मौक़िफ़ है, मेरा सवाल है, लेकिन ये वो कहते हैं जी ये प्रूव नहीं हुआ। हमने पास में, मैं सॉरी टू से, इतना वक्त नहीं है कि मैं हिस्ट्री में जाऊँ, हम तो पिंडी साजिश केस के ज़माने से देख रहे थे। बाकायदा फ़ौजी जो थे वो फैज़ साहब और वो लोग थे जो उनके साथ साजिश में थे, लेकिन उनका केस जो था वो तो चीफ जस्टिस एस.ए. रहमान ने सुना था। वली खां और बिदिंजो बलो लीडरशिप पे जो केस था वो भी जस्टिस असलम रियाज और आम लोगों ने सुना था, हालांकि उसकी हैदराबाद जेल में उसकी कार्रवाई होती थी। यानी उसमें भी उन लोगों ने काबुल में बैठ के, मास्को में बैठ कर यही हमले किए थे। मेरा कहने का मकसद ये कि जब आज, जबकि आपको इल्म है कि सोशल मीडिया का ज़माना है और आपके मुखालफिन भी इसको बड़ा इस्तेमाल करते हैं, तो इस सिलसिले में अगर इसको कोई भी पसंदीदा निगाहों से नहीं देखेगा कि अगर आप सिविलियन पर मिलिट्री कोर्ट पर में मुकदमे चलाएंगे। देखिए, बात यह कि कोई जबरदस्ती तो या गैर आईनी और कानूनी तौर पे तो सिविलियन कोर्ट में मामला नहीं जाएंगे ना। अगर कानून इस चीज की इजाजत देगा तो चीजें उस तरफ बढ़ेंगी, वरना नहीं बढ़ेंगी। और अगर जो है वो मिलिट्री कोर्ट में, बहरहाल अगर फैज हमीद की बात की जाए, वो तो एक मिलिट्री ऑफिसर है, उनका तो वहीं ट्रायल होगा। जो लोग खान साहब को जोड़े, अगर ऐसे शवायद जो मैंने कहा कि जो आर्मी एक्ट की रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं, तो फिर ये चीज उस वक्त देखी जाएगी कि किस तरफ जाएगी। और बिल्कुल कानून और आइन के मुताबिक अगर गुंजाइश है और एक सिविलियन ने फौजी तनसीबात के ऊपर अगर वो हमलावर हुआ है, तो फिर उसको उसके मुताबिक फिर देखा जाएगा। लेकिन अभी तो मेरे ख्याल से कबल वक्त है। मैं आज ही पढ़ रहा था, आपके सेनेटर बड़े दानिश्वर हैं, बड़े तर्जुमान हैं, इरफान सिद्दीकी साहब फरमा रहे थे, उनका स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है कि जी उन पे मिलिट्री कोर्ट के तहत मुकदमा चलना चाहिए। देखें, बिल्कुल हमारी तो, अगर आप हमारी राय लेंगे तो पीएमएलएन की राय तो यही है कि अगर कोई फौजी तनसीबात के ऊपर हमला आवर होता है, अगर तो आप फिर इस्तेमाल कर रहे हैं ना, जो है, सॉरी टू से राणा साहब, यानी मैं कच बहसी के लिए नहीं कर रहा, अभी भी आप अगर कल अब इस्तेमाल कर रहे हैं, 15 माह बाद भी आप लोग, आपका मतलब ये कि चाहे वो आपकी अगर फौजी तनसीबात पे हमला किया है तो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, और अगर ओवरऑल आपकी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, क्योंकि जिम्मेदारी जब हमला हो रहा था तो उस वक्त आईजी क्या कर रहा था, डीआईजी क्या कर रहा था, निगरां वज़ीर आला क्या कर रहा था, लोग एजेंसियां क्या कर रही थी। बड़ा आपने वैलिड पॉइंट उठाया। यही कोशिश थी उस जत्थे की कि जो पुलिस है वो कुछ करती और कोई उस करने में कोई हलाकतें हो जाती। यही वो चाहते थे कि आर्मी कुछ करती, और अगर वो कुछ करती तो कुछ हलाकतें हो जाती और फिर इस मामले के ऊपर जो है वो और इसको सियासी इससे मफादात लिए जाते। और ये बिल्कुल एक कह लें कि बगावत का अमल था, अपनी फौज के ऊपर हमला आवर होना। और बात यह कि ये तो बिल्कुल हमारा भी सवाल है कि जो जुडिशरी है वो ट्राइकोटमी ऑफ पावर में तीसरा पिलर है, तो उसके अंदर वो क्या एक भी आदमी को सजा नहीं दे सकी कि जिसकी हजारों की तादाद में सोशल मीडिया पे एविडेंस मौजूद है, जिसको 25 करोड़ अवाम ने लाइव विटनेस किया कि खुशियां मनाई गई, पतलूने लहराई गई, आग लगाई गई, वहां सेल्फियां ली गई, चीजें उधर से उठाई गई। क्या एक भी बंदे को हमारी जुडिशल निजाम, जिसमें ना सिर्फ जुडिशरी, प्रोसिक्यूशन, पुलिस से लेके पूरे निजाम एक्सपोज होता है, और उस वजह से कि क्योंकि सजाएं नहीं सुनाई गई, इस पे सियासत हो रही है। और यही अमल जो है वो अगर किसी और मुल्क में हो तो चंद हफ्तों में जब सजाएं दे दी जाती हैं तो फिर इन चीजों पे सियासत नहीं होती। आज ये कहा जा रहा है कि 9 मई तो पीएमएलएन ने कराया, फलाने ने कराया। ये अगर सजाएं हुई होती तो ये उस पर सियासत ना हो रही होती। तो ये हमारा भी सवाल है। देखें, जहां प्रोसिक्यूशन है वो अपना काम कर रही है, लेकिन अगर अदालतें जो हैं वो एविडेंस को एविडेंस ना समझे, अगर ये ऑडियो मौजूद है कि साइफर के साथ खेलना है लेकिन आप उसका फोरेंसिक ना कराएं, तो ये तो जुडिशरी की मर्जी है। फिर आखिर में अगर मैं सवाल करूंगा, राणा साहब आप जानते हैं और मैं उन संजीदा
सियासतदानों में शुमार होते हैं, क्योंकि मैं सॉरी टू से मेरे बड़े ताल्लुकात हैं राना सनाउल्लाह साहब से, लेकिन हर तरह के लोग होते हैं सियासत में, बड़े लाउड होते हैं। उनसे आम सी बात भी पूछी जाए तो राना सनाउल्लाह की आवाज़ लालपुर नहीं, वो लालपुर से पता नहीं कहाँ तक वो तो आपके लिए लालपुर घंटों से गुजरती पहुँच जाती है। मकसद ये कि इस वक्त जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, ख़ास तौर पर जो इस वक्त माशी बहरान है, और हमारा नहीं आलमी बहरान है, शदीद क्राइसिस का शिकार हैं आप। बिजली का सबसे बड़ा मसला आम लोगों का है। इस वक्त सिपेक आपका ख़तरे में है। बलूचिस्तान में उससे ज़्यादा मुझे आपको इल्म होगा कि हालात कितने संगीनी की तरफ जा रहे हैं। दहशत गर्दी के हवाले से आपको इल्म है कि अफगानिस्तान में क्या हो रहा है इस वक्त, और आपको भी इल्म है मुझसे ज़्यादा कि चाइना हो या अमेरिका, वो कहते हैं जी अगर आपके सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा तो फिर आपके यहाँ माशी तौर पर भी आपको मसाइल का सामना करना पड़ेगा, जो करना पड़ रहा है, और वो पीछे हट रहे हैं ऐसा लग रहा है। तो इससे में हुकूमत का काम होता है, जो कहते हैं हुकूमत बाप की तरह होती है। ये जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन इस वक्त है, उससे हुकूमत को चलने में सॉरी टू से इतना आसान तो नहीं होगा। देखें, एक जमात अगर उसने तहिया कर लिया है कि उसने मुल्क में माशी और सियासी इस्तेहकाम नहीं आने देना, तो उसमें अब हमारी गवर्नमेंट क्या कर सकती है? अगर हमारी गवर्नमेंट जो है वो हाथ आगे बढ़ाए और हमें जवाब ये आए कि हम तो आपसे बात ही नहीं करना चाहते, हम तो बात ही फौज से करेंगे, एस्टेब्लिशमेंट से करेंगे, आप तो बेख्तियार हैं और फलाना धमकाना, तो फिर हम देखें, हम तो ऑफर ही कर सकते हैं ना, और हम तो हाथ आगे। लेकिन ये जमात जो जमहूरी, बहुत ज्यादा जमहूरी बनती है, वो इस चीज में, जब वो इक्तदार में थे तब भी वो इसमें बिलीव नहीं करते थे कि अपनी ऑपोजिशन और दीगर जमातों के साथ हाथ मिलाया जाए और मिलके कौमी मफाद में बैठे। यहाँ तो हमारे वजीर आजम शहबाज शरीफ ने फ्लोर ऑफ द हाउस में ऑफर किया कि आए मुल्क की तरक्की के लिए बैठे। तो ये हमारी तरफ से रुकावट नहीं है, लेकिन अगर एक जमात बढ़ती चली जाए मुल्क को डिस्टेबलाइज करने के लिए, तो फिर उसको इस चीज की इजाजत नहीं दी जाएगी, और ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इस मुल्क में नहीं आनी। शुक्रिया राना साहब, आपका बड़ा मेहरबानी, शुक्रिया। इस्लामाबाद आऊँगा तो बराह रास्त ज़्यादा अच्छी गुफ्तगू होगी आपसे, और मैं चाहूँगा कि इससे हटकर हुकूमत के इक़दामात, माशी इक़दामात और इशूज़ हैं, ख़ासतौर पर जो सबसे बड़ा मसला बिजली का है, उस पर भी गुफ्तगू हो। ब्रेक की तरफ चलते हैं, और कुछ नए डेवलपमेंट हो रहे हैं बिजली के हवाले से। पंजाब जो ऐलान कर दिया है, इस पर पंजाब हुकूमत की तर्जुमान का कहना है कि मरियम नवाज़ के बिजली कम करने के ऐलान जो है वो दो सूबे जहाँ पीर पार्टी हुकूमत है उनके आसाब पर सवार हो गया है। तो बात करेंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। GTV में एक बार फिर मुजाहिद वली आपको खुशामदीद कहता है, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इत्तेहादी हुकूमत के दरमियान आहिस्ता आहिस्ता, मैं लफ्ज़ दरार का नहीं कहूँगा, खलीज का नहीं कहूँगा, इख्तलाफ का नहीं कहूँगा, बहरहाल एक बिजली के मसले पर बड़ी कंट्रोवर्सी हुई है। पंजाब की वज़ीर आला जो कहती हैं 18 घंटे काम करती हूँ, उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया, यानी बिजली के रेट जो हम लोग भुगत रहे हैं, सिंध वाले या कराची वाले, उन्होंने 2 महीने के लिए बड़ा रिलीफ दिया है। इस पर सिंध का भी बड़ा रद्द-ए-अमल आया है। थोड़ा हमारे साथ सेनेटर सलीम मांडीवाला साहब हैं, डिप्टी चेयरमैन सेनेटर है, बड़े सीनियर सीडेंट बिजनेसमैन फैमिली तो हैं ही, लेकिन बहुत पीपल्स पार्टी के बड़े संजीदा माशाल्लाह सेनेटर और पहले भी रहे। शुक्रिया मांडीवाला साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। मतलब मुझे ये समझ में नहीं आ रही कि अगर बिजली जो है वो एक प्रोविंशियल मैटर है, अगर पंजाब ने 50% 2 माह के लिए रिलीफ दिया है, मैं तो कहूँगा अगर 1 माह के लिए भी दे दी नहीं था तो ठीक, ये बात सही है कि वफाक में उनकी हुकूमत है, बड़ा सूबा है, बड़े रिसोर्स हैं, तो आप सिंध वाले भी दे देते। उसका इस तरीके से क्यों आप जवाब दे रहे हैं कि 2 महीने बाद क्या करेंगे? भाई आप अपना जवाब देना चाहिए था ना मोहतरम सलीम मांडीवाला साहब। अच्छा, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि देखें, ये आज का इशू नहीं है। आपको याद होगा 2014, 15, 16 में बहुत ज़्यादा बिजली की क्राइसिस थी। 12 घंटे 14 घंटे लोड शेडिंग हो रही थी ऑल ओवर पाकिस्तान। उस पे फिर जनाब सब ने कहा कि जी सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो बिजली फराहम करना है, और बिजली का ना होना जो है बहुत बड़ा चैलेंज है। आज वो लोड शेडिंग ख़त्म हो गई और बिजली
अवेलेबल है ऑल ओवर पाकिस्तान, मगर बिजली जो है वो इतनी महंगी हो गई कि वो अब कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो मैं समझता हूँ कि दोनों चीजें हमारे लिए चैलेंज थी। उस वक्त बिजली ना होने की चैलेंज थी, आज बिजली महंगी होने की चैलेंज है। अब हुआ क्या कि जब बिजली नहीं थी तो आपने इमरजेंसी बेसिस पे जो प्लांट लगाए, जो डिसीजन लिए, वो ये नहीं सोचा कि जब इनकी बिजली हमारे सिस्टम में आएगी और हमारे पास आएगी कि ये कितनी महंगी होगी और क्या होगा, और लोग ये बिजली इस्तेमाल भी कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे। तो आज आपके लिए ये चैलेंज नहीं है कि बिजली नहीं है। आज आपके पास 45,000 आपके पास मेगावाट बिजली है, मगर इस्तेमाल 31,000 32,000 भी नहीं हो रही। तो वो मसला तो खत्म हो गया, मगर अब चैलेंज ये आ गया कि बिजली इतनी महंगी हो गई कि आप लोग जो है वो अब बिजली का बिल पे नहीं कर सकते। अब इसको आप क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे, कैसे रिजॉल्व करेंगे? अब इसको आप ऐसे रिजॉल्व करेंगे कि आपने जो बिजली के प्लांट लगाए, आपने जो बिजली के डिस्ट्रीब्यूशन को ठीक नहीं किया, आपने लाइंस को ठीक नहीं किया, आपने बिजली चोरी पे कंट्रोल नहीं किया, आपने बिजली के लाइन लॉसेस पे कंट्रोल नहीं किया, तो आपकी पोजीशन आज यहाँ वहाँ आ गई कि बिजली इतनी मेरे बहुत ही मोहतरम सलीम मानवी वाला साहब, आप तो माशाल्लाह अथॉरिटी रखते हैं, लेकिन जो आप कह रहे हैं कि आज बिजली महंगी हो गई तो IPPs लाए गए ना, और ये पहली बार IPPs 94 में पीपल्स पार्टी के दौर में लाए गए, वो और उसका बड़ा खैर मकदम किया गया, आप लोगों ने बाद में क्रेडिट लिया और वो मसला तो हल हो गया। लेकिन अगर मसला हल हो गया तो उनके साथ मायदा 2 साल का होता, 5 साल का होता, 7 साल का होता। जब आप 45,000 मेगावाट बिजली आपके पास है, आपके कहने के मुताबिक 10,000 मेगावाट ज़्यादा है, यानी अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो उन IPPs को कहें भाई उनको घर भेज देते। तो ये तो सॉरी टू से IPPs का तो आप लोग लेके आए, आपको मतलब पीपल्स पार्टी लेके आई ना। देखिए 1994 की मैं पॉलिसी आपको भेजूंगा, बेली साहब आप वो पढ़िएगा। 1994 की जो पॉलिसी थी वो इस किस्म की नहीं थी, जो कि बाद में 2002 में पॉलिसी आई, फिर 2012 में पॉलिसी आई। तो ये पॉलिसी ओवर द पीरियड चेंज हुई, और उस वक्त बिजली थी 8 रुपए की, तब भी बेनजीर भुट्टो ने ये कहा था, शहीद ने, कि ये भी बहुत महंगी बिजली है, लोग इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये कहना कि जी हम IPPs लाए, मगर हम IPPs किस तरीके से लाए, उस वक्त कितने लाए और किस नौयत के लाए, ये देखना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद जो 2002 ऑनवर्ड्स पॉलिसी आई और 2012-13 ऑनवर्ड पॉलिसी आई, जिसके तहत ये अभी लेटेस्ट जो पावर प्लांट लगे कोल बेस्ड और फ्यूल बेस्ड, वो देखने की जरूरत है, और किन टर्म्स और कंडीशंस पे लगे और किस तरह उनको पेमेंट होती रही, वो देखने की जरूरत है। सिर्फ ये कह देना कि जी वो 1994 में बेनजीर भुट्टो लाई थी, भाई वो जरूर लाए थे। प्लांट कितने लगे? 2 लगे, 4 लगे। मेजर जो आपके प्लांट्स लगे, जो आज आप पे बोझ बन गए हैं, और आज आपको याद आ रहा है 20 साल के बाद, ये काम तो 20 साल से चल रहा है प्रेवी साहब, किस चीज, और सबको पता है क्या हो रहा है। चलिए मानवी साहब चल इस चीज़ को छोड़ देते हैं। माशाल्लाह हम थर में मैं फॉलो भी करता रहा हूँ, 3,000 मेगावाट अभी आप बिजली पैदा कर रहे हैं, और वहाँ गालिबन 6,500 तक कर सकते हैं। KLH भी कहता है। बात यह है कि जब पंजाब सस्ता कर सकता है तो हम सिंध वाले, कराची वाले आपसे ये कह रहे हैं, और आप कहते भी हैं बिजली मैटर है, और अपने अखराजात ख़त्म करें ना। वो जो 1.25 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जाते और अरबों रुपया जो है एजुकेशन पे ये आ रहा है। बिजली हर आम आदमी का मसला है, जिसका 8,000 बिल आता था 20,000 बिल आ रहा है। मैं तो अपना बिल बता ही नहीं सकता, तनख्वाह के बराबर हो गया है तकरीबन। मांडवी वाला साहब, मैं आपको इसकी वजह बताऊं। बिजली पाकिस्तान दुनिया में प्रोविंशियल इशू है। पाकिस्तान में आज तक शुरू से डे 1 से बिजली इज अ फेडरल इशू, और जो सब्सिडी अभी भी दी है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने, वो अपने बजट से दी है, फेडरल बजट से कोई सब्सिडी नहीं आई। तो मैं आपको समझाने के लिए ये बात कर रहा हूं कि
आप जब तक ओवरऑल बिजली के इशू को स्टडी करके समझेंगे नहीं कि किस तरीके से बिजली की कीमत कम की जाएगी और एडॉक बेसिस पे बिजली के बिलों को और बिजली के रेट को और बिजली को आप डील करेंगे। कोई उठ गया आईपीपी के खिलाफ बात कर रहा है, कोई बात कर रहा है डिस्ट्रीब्यूशन के खिलाफ, कोई बात कर रहा है चोरी के खिलाफ, कोई बात कर रहा है क्या। सॉरी मोहतरम साहब, का ओवरऑल सॉरी मोहतरम साहब, हम कराची के लोगों का या हम लोगों का या सिंध के लोगों का मसला ये नहीं है कि ये वफाक का है या सूबा का है। वफाक में भी आपके हैं, सदर मुमलिकत आपका, चेयरमैन सेनेट आपके, सूबे में 2 सूबों में आप बैठे हैं, या वफाक का हो या सूबा। हम तो ये कह रहे हैं कि जब पंजाब में बिजली सस्ती हो रही है तो सिंध में क्यों नहीं सस्ती हो रही? हम कराची वालों के लिए बिजली सस्ती क्यों नहीं हो रही? माडवीवाल साहब, सिंध गवर्नमेंट अगर सब्सिडी देना चाहती है तो उन पे कोई किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो दे सकते हैं अगर चाहे तो। सिंध का डिसीजन है कि वो ये सब्सिडी देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते, नंबर 1। और नंबर 2 ये है कि ये सब्सिडी जो दी जा रही है ये प्योरली दी जा रही है प्रोविंशियल लेवल पे और फेडरल लेवल पे दी जा रही है ओनली इन इस्लामाबाद। तो मैं सिर्फ आपको ये कहना चाह रहा हूं कि किसी प्रोविंशियल गवर्नमेंट पे ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो अगर सब्सिडी देना चाहती है बिजली के बिलों में तो वो दे सकती है या नहीं दे सकती है, ये उनका डिसीजन है। पंजाब ने अगर ये डिसीजन लिया है तो सिंध गवर्नमेंट को ये चीज डिस्कस करनी चाहिए और देखना चाहिए कि वो कहां से ये सब्सिडी दे सकते हैं और किस चीज पे कट लगा सकते हैं। देखें, अपने बजट से ही देंगे ना सब्सिडी, तो बजट में कहां रिडक्शन करके ये सब्सिडी लोगों को दे सकते हैं। तो ये अब उनको स्टडी करने की जरूरत है और डिसाइड करने की जरूरत है। पंजाब गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया है तो उसको बाकी प्रोविंसेस उसको देखें कि हम उसको किस तरह से अकोमोडेट कर सकते हैं। ठीक है मोहतरम सलीम माडवीवाला साहब, बड़ा आपने मेरी बड़ी तरीके से जो बिजली के सिलसिले में जो इबहम या कन्फ्यूजन कहें वो रख लिया। और अगर आप ये कहते हैं कि ये सूबे का आमतौर पर फेडरल गवर्नमेंट का इस्तेहकाक होता है, बिजली सूबे का है, अगर सूबे का है तो माशाल्लाह आप बड़ा संदाज हो सकते हैं। हमें तो ख़ास तौर पर बिजली के बिल से दिलचस्पी है, मसला वफाक का हो या सूबे का। ब्रेक के बाद आएंगे तो एक बड़ा हादसा सानिया हसास है और कुछ उसको गलत जानिब भी लिया जा रहा है। ख़ातून ने अगर किया या मर्द ने किया, लेकिन कुछ इस तरह लग रहा है कि ख़ातून ने किया और उस केस को जब लिया जा रहा है उस पर एक बड़ी बहस छिड़ी हुई है। इस पर गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। ये टीवी में एक बार फिर मुजाहिद अली आपको खुशामदीद कहता है। एक बड़ा अफसोसनाक सानिया वाक़या हुआ। एक ख़ातून गाड़ी चला रही थी तेज़ रफ्तारी से, एक आम आदमी बच्ची समेत हलाक हो गया। आम तौर पर हम देखते हैं कि इस तरह के बेशुमार जो वाक़े साने होते हैं। मैं देख एक एमएन है, उसने कत्ल किया, बाद में बेचारे गरीब माँ बाप उन पर प्रेशर डालते हैं, दबाव डालते हैं और पैसे देकर उनको आम तौर पर जो एक शरई का बड़े गलत तरीके से इस्तेमाल ये हमारे बाअसर घरानों के करते हैं और ये पकड़े भी जाते हैं तो फिर इस तरीके से रिहा भी हो जाते हैं। इस साने वाक़े में मुलव्विस के ख़ातून के बारे में बताया जाता है। और मैं ये भी कह दूँ कि यहाँ कुछ एक ख़ातून होने के नाते ज़रा ज़्यादा मुख्तलिफ़ अंदाज में रिपोर्टिंग भी हो रही है और मुख्तलिफ़ अंदाज में इसको स्कैंडलाइज भी किया जा रहा है। हालांकि किसी के भी बड़े बड़े पुलिस वालों के बासर लोगों के हाथों बेशुमार कराची के में सड़कों पे वाक़े हुए, आज पता भी नहीं उसका क्या हुआ। अशरफ सोलंकी मेरे साथ हैं। अशरफ, जो एक तो मेन स्ट्रीम मीडिया है, सोशल मीडिया को तो हम कितना भी फॉलो करें उसको लेकर अथॉरिटी नहीं होती। हकीकत क्या है? ये कहा गया कि जी ये जो ख़ातून है एक बड़े इदारे के उसकी बेगम है, दोनों ने अदायगी कर दी और दुबई चले गए। फिर कहा गया कि नहीं वो अभी तक पुलिस कस्टडी में, अदालती तहवील में है या पुलिस कस्टडी में। क्या सूरत है अशरफ सोलंकी?
जी देखिए, ये वाक़या जो है पीर के रोज़ पेश आया था कारसाज पे, और सोशल मीडिया के ज़रिए ही मुख्तलिफ़ चैनल्स पर ये चीज़ें रिपोर्ट हुई, जिसके बाद ये हाइप क्रिएट हुई और उसके बाद गिरफ़्तारी भी अमल में लाई गई। खातून जो है नताशा दानिश इकबाल, जो एक कंपनी की मालिक की जो है बहू है, जिसको जो है जो कत्ल का सबब बनी है, हादसे का सबब बनी है, उसे आज सिटी कोर्ट में जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। गुज़िश्ता रोज़ ही पेश करना था एफआईआर दर्ज होने के बाद, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ जो मेडिकल रिपोर्ट अदालत में पेश की गई उसके मुताबिक के जो मुलज़मा है नताशा, वो ज़हनी मरीज़ा है, नफ्सियाती मरीज़ है, उससे अदालत में पेश नहीं किया जा सकता। उसकी हालत जो है, कंडीशन जो है ठीक नहीं है, इसलिए उसे अदालत में पेश नहीं किया जा सकता। गुज़िश्ता रोज़ अदालत में ये आईओ की तरफ से कहा गया था, लेकिन आज चूँकि उसका गुज़िश्ता रोज़ जिस्मानी रिमांड दिया गया था, तो आज अदालत में उसे जो है पेश किया गया। पेशी के दौरान जो मामला तो है अदालत के रूबरू पेश किया गया। वहाँ पर जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे उसने 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की, जिसकी जो है डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो सरकारी वकील होते हैं उसने मुखालफत करते हुए कहा कि इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल हो गई है, अब किसी इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं है, इसलिए जो है जुडिशल रिमांड पर जो है अदालती रिमांड पर जेल भेजा जाए, जिस पर अदालत ने जो आईओ की इस्तदा थी वो मुस्तरद करते हुए उसे जेल भेज दिया है। अब जो खबरें मुख्तलिफ सोशल मीडिया के ज़रिए आ रही हैं उनमें कोई फ़िलहाल सदाकत नहीं है, क्योंकि जो जुडिशल रिमांड है वो अदालती रिमांड है और अदालत सोलंकी, आपको तो सोलंकी आपको भी इल्म है कि ये क्या बेशुमार केसेस, अभी नाज़िम जेकिया का केस हुआ, हमने सिंध में तो बेशुमार हम ऐसे केसेस सुनते हैं जिसमें यही होता है कि फिर बासल लोग अदालत जेल भिजवा देते हैं। और माशाल्लाह आपकी हमारी जेलों में हमें तो इल्म है कि किस आसाइश से वो रहते हैं। बास लोग इस तरह से रहते हैं कि अस्पतालों में चले जाते हैं, बल्कि अपने घरों में भी आ जाते हैं। तो अगर ये जेल से बाहर होना और फिर ये जो कसासदीद का ये भी एक इशू है, तो अभी तक कोई बेशक केसों में तो यही रहा ना, आप भी को इल्म है कि वो बेचारे गरीब लोग प्रेशर के तहत, दबाव के तहत पैसे ले लेते हैं, केस ख़त्म हो जाता है। ऐसा ही है ना अशरफ? जी बिल्कुल, ऐसे केसेस में आखिर जो है यही नतीजा निकलता है कि जो अदालत में केस चलता है उसके बाद जो है सेटलमेंट की तरफ ऐसे केसेस जाते हैं। बेशुमार ऐसे केसेस हैं, हाई प्रोफाइल केसेस भी जो है ये सेटलमेंट की तरफ गए, तो इसमें भी यही कहा जा रहा है कि सेटलमेंट की तरफ जाएगा। लेकिन इस वक्त जो ग्राउंड रियलिटी है, तो फ़िलहाल किसी की जानिब से जो मुतासरीन ख़ानदान है, मुतासरा ख़ानदान है, उनसे राब्ते की कोशिश या राब्ता करने की कोशिश नहीं हुई, बल्कि अदालत में जो मुद्दई मुकदमा है इम्तियाज़ आरिफ, उसने कहा कि फ़िलहाल ये केस चलाएंगे, हम आखिर तक लड़ेंगे और जो है इस मुलज़मा को सज़ा भी दिलवाएंगे। तो ये तो खैर आपने भी देखा कि ये इससे कई बार ये तो हर सॉरी टू से बड़ी अफसोसनाक बात है। वो उनका झोंकियों का भाई भी ये कहता था, उसकी माँ भी ये कहती थी, पैसे भी ले लिए फिर दोबारा आ गए। यानी मैं इसलिए जोर दे रहा हूँ कि ये जो जिस शिक के अदालती कानून के तहत ये जो माफ़ी मिल जाती है, छोड़ दिया जाता है, बैरून मुल्क चले आते हैं, ये मौजूद तो है ना, और उसको चैलेंज भी नहीं किया जाता। जी बिल्कुल, ये आपकी बिल्कुल बात सही है कि नाज़िम जोखियों वाला केस भी जो है आखिर जो है कंप्रोमाइज़ की तरफ गया और दियत के पैसे लेकर वो केस ख़त्म हो गया और मुलज़मान जो है बरी हो गए। इस केस में भी जो 320 दफ़ा 320 और 322 है, वो भी जो 322 जो है वो कहता है कि कत्ल बिलखता जो है हुआ है और उसमें नॉन बेलेबल ऑफेंस है, और जो 220 है
उसमें देयत का भी रखा गया कि देयत दे के इस केस को खारिज किया जा सकता है और जो मुतासरीन ख़ानदान है या मुतासरा शख्स है उनसे जो है सेटलमेंट करके पैसे दे के ये केस ख़त्म हो सकता है। और ये प्रैक्टिस हमेशा रही है और आखिरकार इन केसेस में ऐसे ही होता है और बहुत सारे केसेस में ऐसे हुआ भी है और बहुत कम तादाद है ऐसे केसेस की जिनमें ऐसे लोगों को अशरफ सोलंकी आपने बड़े दलाइल के साथ और बड़े अच्छे तरीके इस पूरे केस का पस मंज़र भी बताया और जो ख़ास तौर पर आपने जिस दिफा का जिक्र किया कि जो इस्तग़ासा है यानी पुलिस ने दायर की है उसमें इस बात की गुंजाइश रखी है कि फिर का कसादे जो मैंने कहा ना उसके ज़रिए आम तौर पर रहा कर दिया जाता है। लेकिन एक बात पे मैं फिर जोर दूंगा कि इसमें एक फैक्टर एक अनासर एक अवामल ये कहना कि वो खातून नशे में थी, ये खातून यूँ थी, खातून की हैसियत से टारगेट ना किया जाए बल्कि हादसे का ज़िम्मेदार जैसे मर्द होते हैं उसी तरह खातून को भी समझना चाहिए। इसको सिंगल आउट करके इस तौर पे नहीं पेश करना चाहिए। अफसोसनाक अमर है जिस घर में यह हादसा सानिया होता है, जिस तरह उनके लवायकीन उनके अहबाब उसको फेस करते हैं। मैं भी उसको एक तरह से उससे गुज़र चुका हूँ, इसलिए इसका एहसास है। इसी के साथ ही GTV से मुजाहिद वली को इजाज़त दीजिए।